ये जो पोस्ट डाली जा रही है सोशल मीडिया में वो ग्राफिकल तरीके से बता के दिखाए, पहले 0 थे, फिर 10%, 20%। लैंड की बात हो रही है तो लैंड रिकॉर्ड से आप शुरू कीजिए। जब से लैंड रिकॉर्ड उस एरिया में बना तब से, क्योंकि आज का मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो सिर्फ 100, 200, 300 या 400 साल से पुरानी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि एविडेंस तब तक के विजिबल है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पिछले 500, 600, 700 साल में क्या हुआ। देखिए, ओटोमन का टाइम आया, पीरियड आया टर्की में, और उन लोगों ने अपनी सल्तनत को बढ़ाना शुरू किया। आपने देखा होगा बीच में भी एक पैक्ट हुआ था सऊदी अरेबिया के। एक्चुअली जो सऊदी जो रॉयल फैमिली वो भी टर्की से ही है ओरिजिनली, ये नोमैड फैमिली से नहीं है जो बेडुइन कहते हैं रेगिस्तान में रहने वाले। इनके साथ पैक्ट हुआ था कि ये 2023 में उनको हैंडओवर कर देंगे मक्का मुकर्रमा, जो होली प्लेस है, जिसका इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र कहा गया है। वो क्या है, उसके पीछे इतिहास ही मैं शॉर्टकट करूंगा तो आपका टाइम भी देखने में ज़्यादा लूंगा। कि हमले होते रहे हैं, और ख़ास करके सुएज़ कनाल जहाँ तक कि अगर आप उसको मैप उठा के देखिएगा तो वो जॉर्डन, सीरिया, इराक, ये पूरा वो इलाका जो है इसमें मंगोल तक पहुँचे हैं, यहाँ तक के मंगोल तक यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पर ये अपने ऑटोमन ने अपना पूरा कब्जा कर रखा था, इनको मार मार के भगा दिया था वहाँ से। और ये मैं नहीं कह रहा इजराइलीज को, जूश जो थे, जूडिज्म को मानने वाले थे, इनको उन लोगों ने मार मार के भगाया था। और ये हम नहीं कह रहे, अल अज़हर यूनिवर्सिटी के अंदर थियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसकी जिसको क्वेश्चन करना तो उसके सवाल का जवाब वहाँ से दे सकता हूँ। उनके पास सारा दर्ज है, उनके आर्काइव में रिकॉर्ड में दर्ज है कि किस किस की ज़मीन कहाँ थी। तो जूश की तो बुनियादी वहाँ से पड़ी है, तो बाहर से कहाँ से आए? उनका नेटिव प्लेस ही जेरूसलम है, वहीं इस्लाम का भी, वहाँ क्रिश्चियनिटी का भी। भाई ईसा मसीह भी पहले जूश तो थे। तो जब ये इन लोगों ने ओटोमन ने हमले किए, इनको मार मार के वहाँ से भगाया कि दुनिया में बिखर गए, इथोपिया चले गए, जर्मनी देखिए, फिर वो बाद में हिटलर ने इनको वहाँ से निकाला। ये रोजगार करके बहुत इनकी बुरा हाल था, ये पूरी दुनिया में फैल गए। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब बैठी है, ये पीछे जब ओटोमन का पीरियड जाने लगा तो ब्रिटिश आए, और ब्रिटिश नीचे तक पहुंच गए थे। ब्रिटिश सऊदी अरेबिया तक पहुंच गया तो वहाँ रेल की लाइन डाल दी थी, आज भी रेल की लाइन वहाँ पड़ी हुई है। अगर आप देखिए जॉर्डन से लेकर के नीचे सऊदी अरेबिया के जद्दे तक की रेलवे लाइन पड़ी हुई है, और ये सब इसी में से होती हुई आ रही है, यरूशलेम से होती हुई आ रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब इनके साथ हुआ कि भाई इनको बसाया जाए जूश को, लेकिन वहाँ पे कब्जा था फिलिस्तीनियों का। अब अरब कहता है कि जो फिलिस्तीनी है वो असली अरबी नहीं है। एक बड़ी अजीब ये भी सवाल उठ रहा है। वो बोलने लगे हैं अरबी, उस एरिया रीजन की लैंग्वेज, लेकिन इसमें मंगोल भी हैं, इसके अंदर कुर्द भी हैं, इसके अंदर अर्मेनियंस हैं, इसके अंदर सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग हैं, अरब नहीं हैं। अगर डीएनए टेस्ट कराओ तो अरब नहीं निकलेंगे, फिलिस्तीनी। ठीक। और ये शुरुआत हुई जब मिस्टर यासर अराफात, इजरायली फलस्तीनियन लीडर, तो पहले ये एक्चुअली लीडर थे अल अज़हर यूनिवर्सिटी इजिप्ट के, उसमें प्रेसिडेंट हो गए थे जब पढ़ रहे थे इस जमाने में ये। उसके बाद फिर उन्होंने PLO स्टार्ट करी, फिर आ गए, वो पहले स्टूडेंट को लेकर शुरुआत करी। बाकी तो इतिहास की बात, उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं। लेकिन जो आपका जो मुद्दा है कि ये कैसे इन लोगों ने फिर जब ये कब्जा कर लिया, इन लोगों ने वहाँ पे अरब ये डेजर्ट से निकल के नहीं गए थे कि सऊदी अरेबियन या UAE का या कुवैत का वहाँ चला गया, उसने कब्जा किया हुआ, ऐसा नहीं हुआ था। ये वो लोग थे जो हमले करते चले आ रहे थे, जो वहाँ बस गए। मैं आपको जिक्र ऐसे बताना चाहूँगा, यमन के अंदर बहुत सारे हिंदू रहते हैं। इराक का एक ऐसा इलाका है करबला के पास, हिंदिया, वहाँ अभी भी हुसैनी ब्राह्मण रहते हैं, आज भी हैं वहाँ के नेशनल। ये सब गए हुए लोग हैं ना। इसी तरह ये मंगोल भी आए, कुर्द भी आए, अर्मेनियंस आए, जो आके यहाँ बस गए यरूशलेम के आसपास। तो जब ये PLO आई और जब ब्रिटिश, ये तो खैर बाद में आई, इससे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इनके साथ बैठ करके जब तय किया तो उसने 2 भागों में बांट दिया, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। जैसे हमारे क्या ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान ब्रिटिशर्स करके गए थे, यही हरकत उन्होंने वहाँ करी ब्रिटिशर्स ने। 2 हिस्से में पैलेस्टाइन सो कॉल्ड को बांट दिया। गाजा पट्टी जो है उसका बॉर्डर इजराइल में ही है, और नीचे लेकिन इजिप्ट से मिला हुआ इलाका, वो डेजर्ट इलाका है। इधर वेस्ट बैंक में आइएगा तो डेड सी है, उसके बाद जॉर्डन है। अगर आपने नक्शे उठा के देखिएगा, इन लोगों ने आके 46-47 में जब वहां से जर्मन से भगाए गए थे, इन लोगों ने जमीन खरीदनी शुरू करी। जो अपने बाप दादाओं जमीन छोड़ गए थे, जिस पर कब्जा हुआ था, यहूदियों ने जमीन खरीदी है। ये रिकॉर्डेड है कि उन लोगों ने खरीदी। कोई ये कहे कि यहूदी इथोपिया में पैदा हुआ, या कोई कहे यहूदी जर्मनी में था, तो कुरान में जिक्र ना होता बनी इजराइल का। यहूदियों का जिक्र है कुरान मजीद के अंदर, हुजूर।
यानी कुरान में जिक्र है तो यानी वो नेटिव हैं वहाँ के, ये सर्टिफिकेट है। और कुरान से बड़ा सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता उनकी मौजूदगी का, उनके वजूद का। पॉइंट ये है, चलिए मैं थोड़ा सा आपके साथ में बात करूंगा उन नेटिजन्स की फेवर करते हुए जो कि इजरायली को कब्जेदार मानते हैं। आपके पास इस सवाल का क्या जवाब है कि मैंने पैसे देकर जमीन खरीद ली तो वो देश मेरा हो गया? ये आपने बात वैसी कही है जैसे कि कश्मीर का मुसलमान कश्मीरियत कहने लगा। कब आया था वहाँ से? कश्मीरियत करने लगा। कश्मीर तो नहीं था मुसलमानों को, मुसलमान तो था ही नहीं वहाँ पर। इस्लाम कितने साल के बाद भारत में आया है? मुगलों के दौर से वहाँ जाना ना शुरू हो गया था, जिसको फारसी में उस पर लिखा जाता था अगर कहीं जन्नत है तो यही है। ये कहाँ से आए थे? वो अपने को कश्मीरियत करने लगे। वही फिलिस्तीनियों ने कहना शुरू कर दिया कि हमारी ज़मीन है। तो गलत है ये। वो इलाका तो यहूदियों का है और बराबर से हकदार हैं वो भी, आप उनको निकाल नहीं सकते हैं। कहते रहिए आप। पॉलिटिकल पार्टीज को बारे में इतिहास नहीं पता है, बड़े नेताओं को नहीं पता नहीं क्या क्या बोला करते हैं। लेकिन अब रिजवी साहब कुछ ऐसा होने लगा है कि ये जो आपने सारी बातें की, अब हम इस कंक्लूजन पे आ रहे हैं, लेकिन एक चीज देखने को मिल रही है कि अब जो विकसित देश हैं उनके निहित स्वार्थ अलग अलग भूभागों में एस्टैब्लिश्ड कंपनी, उन कंपनी के इन्वेस्टमेंट, उनकी शेयर होल्डिंग, सेल्स और मैन पावर प्रोक्योरमेंट की वजह से छोटे से छोटा भी देश हो तो बड़ी बड़ी पावर्स जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। ये बहुत ज्यादा इन दिनों में दिख रहा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब इजराइल और हमास की लड़ाई शुरू हुई है तो अरब वर्ल्ड एकदम चुप है। चुप क्यों है? देखिए, लेकिन अमेरिका, रशिया और चाइना, इंडिया वोकल है। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अरब इतिहास को जानता है। अगर आप किंग फाद यूनिवर्सिटी जद्दे की बात करेंगे तो वहाँ भी हिस्ट्री डिपार्टमेंट अगर आपको जाएंगे तो ये मिल जाएगा, क्योंकि मैं संपर्क में रहता हूँ और मैं लिटरेचर पढ़ता रहता हूँ। और बिना पढ़ाई आपको ये नॉलेज आएगी नहीं। ज़ाहिर मैंने पढ़ा है अल अज़हर यूनिवर्सिटी की, मैं वहाँ भी थियोलॉजी डिपार्टमेंट के टच में रहता हूँ। और शायद एक ऐसा ही वो यूनिवर्सिटी है, ऐसा वो एक इदारा के लिए ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर वो फतवा जारी करती है कुरान पे तो ईरान के शियों को भी मानना पड़ता है, और जो उम्मुल कुरा है सऊदी अरबिया के सुन्नी जमात को, उनको भी मानना पड़ता है उनके फतवे को। उनके फतवे को काट नहीं पाता है जिस ढंग से उन्होंने कुरान को ट्रांसलेट किया, जैसे वो कुरान को तर्जुमा करते हैं, जिसको ट्रांसलेट करते हैं। अल अज़हर यूनिवर्सिटी इजिप्ट की बात कर रहा हूँ मैं सर। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अरब वर्ल्ड इससे चुप बैठा है, क्योंकि हमास को जानता है अच्छे से, फिलिस्तीन को जानता है अच्छे से कि वो अरबी है ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, अरबी बोलने लगे, अरबी बोलने लगे। अब हमारे यहाँ कितना पारसी है भाई, यहूदी हमारे इंडिया में है, हिंदी बोलता है, गुजराती बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। मेरा क्या कह रहा हूँ, इसी तरह वहाँ पे ये है, वो अरबी नहीं है और उसमें मिक्स हो गए हैं, शादियां कर ली, वो सब अलग, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यही तो सारे अरब राष्ट्र जो है वो इजराइल के खिलाफ थे। अब सुनिए, इजराइल के खिलाफ थे, लेकिन अब ये देखा कुछ सालों से सबकी तो एम्बेसीज खुल गई है, सऊदी अरेबिया में खुल गई, यूएई में खुल गई, सबकी खुल गई। ये चाइना ने करवाया है? नहीं, ये हम कह नहीं सकते किसने करवाया है। ऐसा सुन लीजिए, ये सब ओआईसी के मेंबर हैं, सब ओआईसी के मेंबर हैं सारे। इसमें ईरान भी है, ईरान ने तो नहीं खोली अपने क्या। ईरान विरोध करता तो खुल के विरोध कर रहा, उसने हमास को सपोर्ट करना खुल के सपोर्ट किया, हिजबुल्लाह खड़ा कर तो खुल के सपोर्ट कर रहा। वो उनकी पॉलिटिकल एंगल है। और वो ये कहते हैं कि हम साहब वो अल-कुद्स को आज़ाद कराना चाहते हैं, उस पाक मस्जिद को हम आज़ाद कराना चाहते हैं, हम इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कब्ज़ा है, तो कब्ज़ा तो है, चलिए आप कह रहे हैं कब्ज़ा है, तो ये हम खुद ही सवाल कर बैठते हैं कि ये पॉलिटिकल लड़ाई है, ये रिलीजियस लड़ाई। जब ऐसी बात आती है तो रिलीजियस लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि अगर आप देखिए तो उस मस्जिद में नमाज तो फिलिस्तीनी पढ़ रहे हैं और वहाँ नौकरियाँ भी करते हैं इजराइल के अंदर। ऐसा नहीं है। उनके प्रेसिडेंट ने क्या कह दिया कि हमास ने हमारा जो एक मिशन था उसको खराब कर दिया। हमास को हम कंडेम करते हैं। गाजा पट्टी के अंदर तो क्रिमिनल थे सबसे ज़्यादा तंग जगहें वहाँ पर आज़ादी कब्जा कर रखा था। और उन्होंने हरकत क्या करी थी हमास ने, जो सिविलियन एरिया थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थे, नीचे अपने बेसमेंट के अंदर उन्होंने अपने अड्डे बना रखे थे।
पब्लिक के बीच में उन्होंने एमिनेशन रखते थे वो। तो वहाँ और वेस्ट बैंक में फ़र्क है। वेस्ट बैंक में इतनी ट्रबल नहीं जितनी कि गाज़ा पट्टी में। एक तो क्या है, इनका बॉर्डर मिला हुआ है, सी साइड इनका मिला हुआ है। आप देख रहे हैं, आप बहकावे में आने के बाद आपने हमला कर दिया एक ऐसी स्टेट पे जो न्यूक्लियर पावर रखती है। वो ऐसी स्टेट है, नियो न्यूक्लियर पावर जी, जो भी कह कंट्रीज है, ईरान भी और इजराइल भी, तो काफ़ी दूर है, 2000 किलोमीटर है। उनको एयर टू एयर रिफिलिंग करनी पड़ेगी ईरान जाने के लिए। इराक में तो उन्होंने हमला कर दिया था उनके न्यूक्लियर स्टेशन के ऊपर, इसराइल ने बॉम्ब कर दिया था। लेकिन अमेरिका जाने की, ईरान जाने की उनको देर लगेगी। रीजन क्या है कि एयर टू एयर रिफिलिंग करनी पड़ेगी। किसके ऊपर करेंगे? सऊदी अरब के ऊपर जाना पड़ेगा, इराक के ऊपर से उनको जाना पड़ेगा, ईरान पहुंचेंगे। ईरान तो बहुत दूर बैठा हुआ है। लेकिन ईरान ने बैक किया हमास को। उनका फॉरेन मिनिस्टर निकल के कहता, पिछले साल जो रॉकेट दागे थे रमजान के महीने में, तो 2 दिन पहले उनकी मीटिंग हुई थी सीरिया के अंदर, दमाश्कस में, और उनके हमास के लीडर साथ निकल के उन्होंने स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट, सब पूरी दुनिया ने देखा था कि हमारा मिलिट्री सपोर्ट भी है, हम पैसे से भी सपोर्ट कर रहे हैं हमास को इसराइल से लड़ने के लिए। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने किया था, और अब की भी यही किया। वो मिलकर गए, उन्होंने हमला कर दिया। हमला करा है, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं किया छोटे मोटे लेवल के, जिसकी मतलब कि छोटे स्तर पर साहब हमला किया। इन्होंने हमला करके बेवकूफ़ी करके उन्होंने ख़त्म करवा दिया सारी अपनी आवाम को, क्योंकि उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया। ये बात उनको नहीं समझ में आई थी कि वो इतना बड़ा मुल्क है, ताकत मुल्क है, मैं कहता हूँ, वो हमला करेगा, उसे एफओर्स इस्तेमाल करी, प्रिसाइज अटैक करी उसने। और जो उनके पास टेक्नोलॉजी, वो बैठे बैठे हमला करते रहे, पूरा नेस्तानबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। किसके चक्कर में? ये हमास के चक्कर में। आम आदमी मारा गया, वहाँ की आम औरतें। अच्छा नहीं होता बच्चों को मरना, अच्छा नहीं होता औरतों को मरना। अभी WHO की रिपोर्ट आई है कि 50,000 औरतें उनकी डिलीवरी होने वाली थी, जो रजिस्ट्रेशन करा रखा था। WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटमेंट आया हुआ है। सो द कैजुअलिटी इज ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी इन लोगों ने करा दी। अब उसके पीछे एक राष्ट्र लग करके करवा रहा है, लेकिन उनको ये नहीं था कि लोग मरेंगे। आपने उनके 1200-1400 लोग मार दिए, तो वो रिटेलिएशन तो करेंगे ही, कोई कंट्री में सेल्फ डिफेंस करेगी। फिर उन्होंने बुरे ढंग से कह दिया कि हम हमास को खत्म कर देंगे। अच्छा, अब उन्होंने इजिप्ट ने, अगर इतने ही अच्छे थे तो इजिप्ट ने रास्ता क्यों बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया इनको जाने के लिए? क्योंकि इजिप्ट को भी प्रॉब्लम है इनसे। उनके बाद अल-शबाब है, और वो है ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कट्टरपंथ पे विश्वास करती है। लेकिन वहाँ पे 40% क्रिश्चियन और 60% मुस्लिम है। उन्होंने कहा रोक दो भाई, यहाँ ही हमारी हम गड़बड़ करेंगे आकर। बॉर्डर बंद कर दिया उन्होंने, इजिप्ट ने, इनको आने नहीं दिया। चलिए, ये बात तो बहुत लंबी चलेगी, लेकिन दोस्तों ये एपिसोड बनाने का मकसद यही था, क्योंकि कैप्टन सिकंदर रिजवी जी इस पूरे बारे में स्टडी रखते हैं, उनकी नॉलेज है, और सोचा कि क्यों ना उनकी नॉलेज का फ़ायदा जो है वो हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाया जाए, जिससे हमारे व्यूअर्स किसी भी पोस्ट पर रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री का बैकग्राउंड हो, तो उसे पता चले कि इस टाइप की पोस्ट को कितना एंटरटेन करना चाहिए। रिजवी जी ने जो बताया वो प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू करते हुए, बेसिकली यानी कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, वहां से उन्होंने एक पूरी बात शुरू की, और आज के दिन तक जो है क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको रेफरेंस देने की कोशिश की। रिजवी जी, ये मामला तो बहुत मतलब अगर हम 2 या 4 दिन चर्चा करें तब भी खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन ये एपिसोड हम खत्म करते हैं आज। धन्यवाद जी। लेकिन आपके साथ हम डिटेल में बात करेंगे। आपने जो भी हमें नॉलेज दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह की रोचक जानकारी आपको हमारे इस YouTube वीडियो एपिसोड के माध्यम से मिलती रहेगी। आप इस पूरे विषय पर क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।